कार्बन लीकेज नहीं रुका तो दुनिया का बचना मुश्किल होगा। तुरंत डरने की बात नहीं, क्योंकि ये भोपाल गैस त्रासदी जैसा गैस लीकेज नहीं है। दरअसल दुनिया में सारी संस्थाओं, सारी सरकारों का फोकस फिलहाल एक ही मुद्दे पर है, कैसे 2050 तक वैश्विक तापमान की बढ़त को 1.5 से 2 डिग्री के बीच रखा जाए, और इसके लिए वो कार्बन उत्सर्जन घटाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। इसके लिए वो कार्बन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन करने वाले उद्योगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती हैं, उन पर ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ने का दबाव डालती हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जब सरकारों की ओर से उद्योगों पर ऐसा दबाव आता है तो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनियां कड़े पर्यावरण नियमों वाले देशों को छोड़कर ऐसे देशों में उत्पादन करने लगती हैं जहां कार्बन उत्सर्जन को लेकर उतनी कड़ाई नहीं है। इसे ही कार्बन लीकेज कहा जाता है। यानी भले ही कड़े पर्यावरण नियमों वाले देशों जैसे पश्चिमी दुनिया के देशों की सीमेंट और स्टील कंपनियां ग्रीन दिखें, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका और एशिया में जिन जगहों पर अपने उत्पादन प्लांट लगा रही हैं, वहां तो कार्बन का उत्सर्जन हो ही रहा है और उन पर इसके लिए कोई जुर्माना भी नहीं लग रहा। इसी से निपटने के लिए यूरोपीय संघ नए नियम लाया है, जिन पर काफी वाद विवाद हो रहा है। स्टील दुनिया भर में इसका 1 ट्रिलियन यूरो से ज्यादा बड़ा मार्केट है। यूरोपीय संघ इस कारोबार के नियमों में बड़े बदलाव चाहता है। हर स्टील निर्माता को इससे हुए कार्बन उत्सर्जन का हिसाब चुकाना होगा। हमें अगले कुछ सालों में अरबों खर्च करने होंगे। यूरोपीय संघ को निर्यात करने वाली कंपनियों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। जाहिर है इससे हमें नुकसान होगा। ये ऊंचा खर्च उन्हें करना होगा जो भारी ऊर्जा खपत वाली चीजों का उत्पादन करते हैं, जैसे सीमेंट, खाद और एल्यूमिनियम। तो ये पर्यावरण बचाने का फॉर्मूला है या विकासशील देशों से अर्थव्यवस्था को बचाने का नया जुगाड़? यूरोपीय संघ बड़े पर्यावरण गुनाहगारों से निपटना चाहता है और इसका बड़ा प्रभाव होना चाहिए। यूरोपीय संघ के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के 5% के लिए अकेले स्टील उद्योग जिम्मेदार है। हमारे ऊपर 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल होने की कानूनी बाध्यता है और हमने इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। उन्हीं में से एक CBAM है, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के 2 लक्ष्य हैं। पहला कि हम यूरोपीय संघ में अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाएं। हम नहीं चाहते कि उद्योग हमें छोड़कर दुनिया के अन्य हिस्सों में जाएं, जहां कम पर्यावरणीय बाध्यताएं हों। CBAM असल में है क्या? यूरोपीय संघ में ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों जैसे स्टील निर्माताओं को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए पॉल्यूशन अलाउंस खरीदना पड़ता है। इसका मकसद कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। दूसरे देशों से भी ऐसी ही उम्मीद की जाती है। इसका मतलब हुआ कि अब सभी के लिए यूरोपीय संघ को स्टील बेचना कठिन होने वाला है। एक तरह का पर्यावरण सुरक्षा शुल्क लगाया गया है। इसकी रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि अगर कंपनी को यूरोपीय संघ में उत्पादन करना हो तो उसे कितना शुल्क चुकाना होगा। इस व्यवस्था के साथ यूरोपीय संघ ऐसी स्टील कंपनियों को रोकना चाहता है जो प्रदूषण शुल्क से बचने के लिए अपना उत्पादन विदेशों में करने लगती हैं। जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या है जिसे वैश्विक समाधान चाहिए। CBAM का चीन पर खास असर होगा, क्योंकि ये यूरोप को बहुत ज्यादा स्टील निर्यात करता है। पारंपरिक भारी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाली चीजों का आयात 20% तक महंगा हो जाएगा। चीन पहले से ही अपने यहाँ कुछ भारी कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादनों को पर्यावरण अनुरूप टेक्नोलॉजी से बदल रहा है। भारत, जिसकी ओर से यूरोपीय संघ को स्टील का निर्यात बढ़ रहा है, वो भी प्रभावित होगा। लेकिन क्या गरीब देशों के साथ यूरोपीय संघ के अमीर देशों जैसा बर्ताव ठीक है? वो भी तब जब बेहद गरीब देशों पर और विकास करने की उनकी संभावनाओं पर इस कदम का बहुत बुरा असर हो। मोजाम्बिक जैसे देश, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय भारत से भी 5.5 गुना कम है, इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। इस कदम के बाद उनके एल्यूमिनियम निर्यात पर जो टैरिफ लगेंगे, सिर्फ उतने भर से ही उनकी अर्थव्यवस्था में 1.5% की गिरावट आ जाएगी। उनसे उस तरह की प्रतिबद्धता की आशा भी नहीं की जाती जैसी कि विकसित देशों से है। तो जिसे हम CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वही सही सिद्धांत है। ये सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र ने मंजूर किया है। ये कहता है कि अमीर देशों को गरीब देशों के मुकाबले ज्यादा खर्च उठाना चाहिए, कम नहीं, क्योंकि अगर हम प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन देखें तो जलवायु परिवर्तन में उनका योगदान ज्यादा है।
Die Welt hat sich auf die Fahnen geschrieben. दुनिया ने 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 से 2 डिग्री तक सीमित रखने का लक्ष्य तय किया है। सबको अपने हिस्से का काम करना चाहिए और वैश्विक स्टील उद्योग तो इसमें अग्रणी है। भारत, चीन और उत्तरी अफ्रीका में नए स्टील प्लांट निर्माणाधीन हैं, जिनमें एकदम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है। और ये हमारी समझ से परे है कि ये देश भी पारंपरिक टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर रहेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भारी उत्सर्जन होता है। CO2-intensive Stahltechnologien setzen. अब तक किसी भी देश ने CBAM को लेकर विश्व व्यापार संगठन के पास शिकायत नहीं दर्ज कराई है। इस संस्था का काम वैश्विक व्यापार को न्यायपूर्ण बनाए रखना है। ये मैकेनिज्म तैयार करते हुए हमने शुरुआत से ही ध्यान रखा कि ये WTO के नियमों के मुताबिक हो। ये भेदभाव नहीं करता, ये किसी भी देश को निशाना नहीं बनाता, ये अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस है। इस बात से विकासशील देशों को शायद ही संतुष्टि मिले। मैं मानता हूं एक आसान तरीका भी है। सबसे बढ़िया होगा कि सारे ही देश, विकसित हों या विकासशील, अपनी क्षमताओं के हिसाब से जलवायु परिवर्तन को खत्म करने के उपायों के लिए प्रयास करें। सबसे अच्छा यही होगा। यूरोपीय संघ इसे नहीं सुनना चाहता। अक्टूबर 2023 से ही CBAM को लेकर तैयारियां जारी हैं। 2026 से विकासशील देशों को इसे चुकाना शुरू करना होगा। जानकारों का अनुमान है कि इस टैक्स से यूरोपीय संघ के खजाने में 2 अरब यूरो आएंगे। कार्बन लीकेज को रोकना जरूरी है, लेकिन इसके लिए बना फ्रेमवर्क वैश्विक व्यापार में भेदभाव को बढ़ावा देने वाला ना बन जाए, इस पर ध्यान देना भी जरूरी होगा। और जाहिर है कि वैश्विक तापमान को काबू करने की ज्यादा जिम्मेदारी अमीर देशों पर ही रहेगी, इसलिए उन्हें सोच समझकर कानून बनाने होंगे। आप बताइए कि इस व्यवस्था में क्या सुधार हों कि गरीब देशों को नुकसान ना झेलना पड़े। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।